हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो यहाँ हम क्लास 11 का फिजिक्स एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसका हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज मैं एक इम्पोर्टेंट चैप्टर को लेकर आया हूँ। तो चलिए चैप्टर देखते हैं क्या है। तो ये चैप्टर है आपका चैप्टर 9, जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की ओर चलते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा कि इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी क्या होता है। तो ये आपको डेफिनेशन लिखने के लिए दे सकता है 1 नंबर में, ठीक है। तो इस तरह देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इलास्टिसिटी पहले देखेंगे, उसके बाद प्लास्टिसिटी को देखेंगे। तो सबसे पहले इलास्टिसिटी को देखते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी by virtue of which it tends to regain its original size and shape when the applied force is removed is known as elasticity। यानी प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी यानी बॉडी का वह गुण बाय वर्चू जिसके कारण, जिस गुण के कारण इट टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप, जिसके कारण वह अपना साइज और शेप में वापस आने का प्रयास करता है। व्हेन अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड, जब अप्लाइड फोर्स को रिमूव यानी हटा देते, जब हम बॉडी से लगने वाला अप्लाइड फोर्स को हम हटा देते हैं, जब हटा देते हैं तो बॉडी पुनः अपने साइज और शेप में वापस आना चाहता है। तो जिस गुण के कारण यह ऐसा करना चाहता है उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि प्लास्टिसिटी क्या होता है। तो प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, यह भी बॉडी का वह गुण है बाय वर्चू ऑफ जिस गुण के कारण इट टेंड्स टू रिगेन इट्स कि लिखा है कि प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी का वह गुणधर्म बाय वर्चू ऑफ जिस गुण के कारण इट टेंड्स टू चेंज इट्स शेप एंड साइज, यह अपना साइज और शेप को चेंज करने के बाद डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, यह अपना ओरिजिनल शेप को और साइज को वापस नहीं पा पाता है। यह चेंज इट्स शेप, यह अपना शेप को चेंज कर लेता है, ठीक है। लेकिन यह जब हम अप्लाइड फोर्स को रिमूव कर देते तो ये अपना ओरिजिनल शेप और साइज में वापस नहीं आ पाता है। तो इसी को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, स्ट्रेस क्या होता है। तो द रिस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट एरिया ऑफ ए डिफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो कैसा फोर्स लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स, यानी बॉडी अपना साइज एंड शेप में वापस आने के लिए जो अंदर से इंटरनल फोर्स जो लगाता है, जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स लगाता है तो वो पर यूनिट एरिया पर ही लगाता है। तो पर यूनिट, जब रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया हो तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। यानी रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को स्ट्रेस कहते हैं। F/A हो गया, ठीक है। फिर देखते हैं कि इसका द SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसका CGS यूनिट क्या होता है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ml-1 और T⁻² होता है, ठीक है। ml⁻1 और T⁻²। ये जिस तरह प्रेशर का होता है उसी तरह इसका भी वही डायमेंशन फार्मूला होता है। अब टाइप्स ऑफ यदि स्ट्रेस का बात किया जाता है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे आगे कि स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेस खत्म हो जाने के बाद हम लोग स्ट्रेन की तरफ चलते हैं। तो स्ट्रेन क्या होता है, द रेशियो ऑफ चेंज इन एनी डायमेंशन प्रोड्यूस इन द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। यानी चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, कि उसका डायमेंशन मतलब शेप, साइज, लेंथ वगैरह में कितना चेंज हुआ बाय में ओरिजिनल डायमेंशन, यानी उसका पहले का शेप साइज कैसा था, ठीक है, कितना था, तो उसी को हम स्ट्रेन कहते हैं। यानी देखें यहाँ भी डायमेंशन, यहाँ भी मतलब यहाँ पर सेम क्वांटिटी का रेशियो हो रहा है, इसीलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इट हैज़ नो यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ठीक है। और स्ट्रेन, अब उसके बाद हम लोग स्ट्रेन का टाइप देखेंगे, ठीक है। स्ट्रेन का टाइप तो देखते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन इज ऑफ 3 टाइप्स। स्ट्रेन 3 प्रकार के होते हैं। जिस तरह स्ट्रेस 2 प्रकार का होता था, नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस, उसी तरह स्ट्रेन 3 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, एक और होता है
सियरिंग स्ट्रेन या इसको टेंजेंशियल स्ट्रेन भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, यानी चेंज इन लेंथ यानी कितना चेंज हो गया लेंथ में, बाय में उसका पहले का लेंथ कितना तो ओरिजिनल लेंथ, तो इसी दोनों का रेशियो को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं, डेल्टा एल बाय एल। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है। तो देखते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, कि उसका वॉल्यूम में कितना चेंज आया और पहले का वॉल्यूम कितना था, यानी डेल्टा वी बाय वी। तो इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी बोलते हैं या फिर इसको आप हाइड्रोलिक स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं तीसरा वाला। ठीक है, इसको देखते हैं कि ये क्या है, ये होता है शियरिंग स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेन। तो रेशियो ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स टू द लेंथ ऑफ सिलेंडर, यानी कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ और पहले का कितना लेंथ था सिलेंडर का, तो उसको हम कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेन या शियरिंग स्ट्रेन। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या है, उसके बाद है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, जिसको हम कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी बोल सकते हैं। तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, यानी ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होता है। ठीक है, तो जिसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो इट इज़ 3 टाइप्स या 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं, ये होते हैं यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको हम कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला हुआ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दूसरा हुआ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और तीसरा हुआ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो प्रत्येक को हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होता है। लेकिन कैसा स्ट्रेस कैसा स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो होता है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है कि चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और स्ट्रेस तो वही होता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन यहाँ पर कैसा फोर्स लगेगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में होता है ना वो स्ट्रेस, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया। फिर देखते हैं कि ये हो गया। उसके बाद देखते हैं कि इसको डिनोट किया जाता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिनोट किया जाता है वाई से। ठीक है, कैपिटल वाई से, और वाई इज इक्वल टू होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया और चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो उसके बाद दूसरा टाइप में चलते हैं कि बल्क मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है, टू द कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोलिक स्ट्रेन, यानी हाइड्रोलिक स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन, लेकिन कैसा स्ट्रेस और कैसा स्ट्रेन, हाइड्रोलिक स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेन का रेशियो को हम लोग बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं बी से, कैपिटल बी। कहीं कहीं आपको के भी मिलेगा। ठीक है, के से भी आप डिनोट कर के से भी डिनोट कर सकते हैं और बी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो बी बराबर हो जाएगा बी इज इक्वल टू माइनस पी बटे डेल्टा वी बाय वी। ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन क्यों दिया गया है, क्योंकि जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम जैसे एक बीकर है, ठीक है, जिसमें इसमें जैसे हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, प्रेशर को जैसे पी को बढ़ाएंगे प्रेशर, तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। पहले वाटर यहाँ तक था तो अब वाटर यहाँ तक आ जाएगा, यानी वॉल्यूम उसका कम हो जाएगा। इसीलिए ये नेगेटिव होता है, यानी एक दूसरे को उल्टा होता है, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आया। ठीक है, तो यूनिट इसका हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर है कि ये रेशियो होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का। तो स्ट्रेन का तो कोई यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो जो ऊपर में बचा है स्ट्रेन, ठीक है, उसी का स्ट्रेस उसी का यूनिट हो जाए, उसी का डायमेंशन हो। तो यूनिट इसका स्ट्रेस का क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होगा। ठीक है, जिसको हम पास्कल भी बोल सकते हैं। फिर देखते हैं तीसरा टाइप कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू शियरिंग स्ट्रेन, यानी शियरिंग स्ट्रेन को ही हम टेंजेंशियल स्ट्रेन भी कहते हैं। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द टेंजेंशियल स्ट्रेन,
ठीक है। तो यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो, लेकिन कैसा स्ट्रेस और कैसा स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेन का रेशियो को हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं, ठीक है। तो इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम लोग डिनोट करते हैं ईटा से, ठीक है, ईटा से। और ईटा इज इक्वल टू होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस बाय टेंजेंशियल स्ट्रेन, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया टेंजेंशियल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेन को हम लोग डेल्टा एल बाय एल, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यूनिट ऑफ मॉड्यूली ऑफ इलास्टिसिटी, कि बहुत सारा अभी हम तीनों टाइप पढ़े ना, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो तीनों का यूनिट देखते हैं कि तीनों को हम डिनोट करते हैं वाई से। यहाँ पर बोले ना बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कहीं कहीं के से भी डिनोट करता है, तो देखिए यहाँ के लिखा है, लेकिन आप बी लिख सकते हैं, ठीक है। और ईटा यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो तीनों का जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है, और तीनों का सीजीएस यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ही होता है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक टॉपिक कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है। तो ये कुछ नहीं होता, ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए मटेरियल इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, यानी कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1/b या फिर 1/k लिख सकते हैं। और इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी देखिए यानी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या होता था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता था ना, तो उसे को उल्टा कर दीजिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पर न्यूटन हो जाएगा और मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला पर में चल जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं क्या है, हाँ ये आपको एग्जाम में पक्का पूछने का बहुत ज़्यादा संभावना है। वहाँ पर डिफिनेशन आपको लिखने बोलेगा, मान लेते क्वेश्चन आपको दे दिया 3 मार्क्स में कि 3 पॉइंट आपको दे देगा, यील्ड पॉइंट दे दिया, कोई दूसरा ब्रेकिंग स्ट्रेस या कुछ दूसरा दे दिया, ठीक है। तो उसका आपको डिफिनेशन लिखने बोलेगा, तीनों का 1-1 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको डिफिनेशन को थोड़ा देखते हैं कि यील्ड पॉइंट क्या होता है, जिसको आप इलास्टिक लिमिट भी बोलते हैं। तो द स्ट्रेस बियॉन्ड विच अ सॉलिड फ्लो इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट, यानी वह स्ट्रेस, द स्ट्रेस बियॉन्ड जिसके आगे सॉलिड जो है ना, कोई भी सॉलिड वो फ्लो यानी प्रवाहित होता है, तो उसको हम यील्ड पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए पेस्ट ऑफ फ्लर एंड वाटर, यानी फ्लर मतलब आटा और वाटर यानी जल, यानी पेस्ट, ठीक है। पेस्ट आटा और वाटर का मतलब आटे और पानी का जो पेस्ट होता है ना, वो फ्लो करता है अंडर इट्स ऑन वेट, यानी ये अपना वजन से भी, अपना वजन के नीचे भी ये फ्लो करता है, ठीक है, प्रवाहित होता है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। ब्रेकिंग स्ट्रेस, तो द स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू विच अ वायर ब्रेक्स, यानी वह स्ट्रेस जहाँ पर कोई वायर टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है, तो इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो ब्रेकिंग फोर्स के कारण वो टूटता है, ऐसा होता है। तो ब्रेकिंग फोर्स क्या होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, उस वायर का, ठीक है। यहीं से यदि आप ब्रेकिंग स्ट्रेस निकालेंगे तो ब्रेकिंग स्ट्रेस बराबर हो जाएगा ब्रेकिंग फोर्स, और ये एरिया तो बाय में चल जाएगा, ठीक है, बाय में आ जाए तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, तो इस तरह आपको ब्रेकिंग स्ट्रेस मिल जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं प्लास्टिक रीजन क्या होता है, ठीक है। अभी मैं ये तीनों पॉइंट को, चारों पॉइंट के मैं आपको फिगर में भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो प्लास्टिक रीजन क्या होता है, द रीजन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो चलिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को देखेंगे। तो बिटवीन द इलास्टिक लिमिट, ठीक है, इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट के बीच का जो स्ट्रेस स्ट्रेन में जो कर्व होता है ना, उसी को प्लास्टिक रीजन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं फिगर में कि इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ है, और दोनों का बीच का जो कर्व होगा वही प्लास्टिक रीजन होता है। देखते हैं फिगर को, फिगर में देखते हैं। चलिए ये फिगर आ गया आपके पास, ठीक है, फिगर आ गया थोड़ा, हाँ तो 1 मिनट, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है इलास्टिक पॉइंट या इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट, यहाँ पर बी है, बी जो पॉइंट है ना, बी है आपका यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट, ठीक है। और यहाँ से जो ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट, इसके बीच का जो कर्व है ना, ये वाला कर्व, यही आपका होता है प्लास्टिक रीजन। यहाँ से यहाँ तक प्लास्टिक रीजन होता है, ठीक है। यहाँ से
मतलब यहाँ से आप यदि पार कर गए, इस पॉइंट से यदि बी पॉइंट से आप यदि पार कर गए तो उसके बाद आप वापस फिर अपना इलास्टिक प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करेंगे। उसके बाद आपका साइज, मतलब उस बॉडी का साइज वापस अपना ओरिजिनल साइज एंड शेप में नहीं आएगा, बल्कि वो अब प्लास्टिसिटी को दिखाने लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये कर्व है, ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को दिखा रहा है। ठीक है, तो फिर चलिए देखते, एक लास्ट बचा है, ये हो गया रीजन, प्लास्टिक रीजन। और एक बचा है कि इलास्टिक लिमिट क्या होता है। तो द मैक्सिमम स्ट्रेस अप टू विच स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी वह मैक्सिमम पॉइंट, उस मैक्सिमम लिमिट जहाँ तक वो स्ट्रेस और स्ट्रेन के प्रोपोर्शनलिटी के जो रूल है, यानी जिसको हम हुक्स लॉ कहते हैं, उसको ओबे करना, यानी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है स्ट्रेन का। ठीक है, तो स्ट्रेन का, ठीक है, तो वो होगा आपका इलास्टिक लिमिट, यानी जहाँ तक, जिस पॉइंट तक वो स्ट्रेस और स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को ओबे कर रहा है उसको इलास्टिक लिमिट कहते हैं, उस पॉइंट को, या फिर उसको इलास्टिक लिमिट या एल्ड पॉइंट कहते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग, ये फिगर हो गया। ठीक है, फिगर में ये फ्रैक्चर पॉइंट है जहाँ पर टूट जाता है, कोई भी यहाँ तक जाएगा स्ट्रेस तो टूट जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, वायर टूट जाएगा, यहाँ से यहाँ तक प्लास्टिक बिहेवियर दिखा रहा है, और 0 से लेकर ए तक अपना डायरेक्ट स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस स्ट्रेन उसको ओबे कर रहा है, और ए से जैसे बी जा रहा है तो वो अपना हुक्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है, और बी से सी में जाने पर उसका लंबाई बढ़ गया, तो अब पहले ए में था तो वो ए से वापस आ जा सकता था, लेकिन अब ए से बी आ गया, बी से सी आ गया, तो सी के बाद वो ए में नहीं आएगा बल्कि वो ई में जाएगा। ठीक है, तो इतना जो लंबा बढ़ गया तो वो परमानेंट सेट होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पॉइजन रेशियो, ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, पॉइजन रेशियो क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पॉइजन रेशियो क्या होता है। व्हेन द लेंथ ऑफ लोडेड वायर, जैसे एक यहाँ पर, ठीक है, सपोर्ट है, और यहाँ से एक वायर है, और इसके यहाँ पर कुछ लोड हम दे दिए। ठीक है, तो जो वायर का, जैसे हम लोड दे दिए, यहाँ पर वायर में लोड दे दिए, तो व्हेन द लेंथ ऑफ लोडेड वायर इंक्रीजेज, जैसे हम लोड दे दिए तो लोड के कारण इसका वेट नीचे जाएगा, और वेट नीचे जाने के कारण जो वायर है वो लंबा होते जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो इसका वायर लंबा हो जाएगा, यानी इसका वायर का लेंथ में इंक्रीज होगा। तो जैसे वायर का लेंथ में इंक्रीज होगा तो इसका जो लंबाई है वायर का वो डिक्रीज कर, जो लंबाई वो इंक्रीज करेगा, लेकिन जो इसका डायमीटर है, यानी जितना मोटा था अब वो पतला होने लगेगा, धीरे धीरे इतना पतला हो जाएगा। ठीक है, पहले मोटा था अब धीरे धीरे पतला हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये जाएगा तो इस तरह पतला होते जाएगा। ठीक है, इस तरह। ठीक है, तो वही लिखा है कि व्हेन द लेंथ ऑफ ए लोडेड वायर इंक्रीज, जैसे लेंथ बढ़ेगा तो इट्स डायमीटर डिक्रीजेज, उसका जो डायमीटर रहेगा वो डिक्रीज करने लगेगा, और द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड पोजेंस रेशियो, यानी लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं, पोजेंस रेशियो कहते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि लेटरल स्ट्रेन क्या होता है। तो लेटरल स्ट्रेन होता है कि द चेंज इन लेंथ, द चेंज इन डायमीटर ऑफ वायर टू द ओरिजिनल डायमीटर, यानी डेल्टा डी बाय डी। ठीक है, डेल्टा डी बाय डी, यानी चेंज इन डायमीटर बाय ओरिजिनल डायमीटर, किसका, वायर का। ठीक है, ये होता है लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल होता है स्ट्रेन के चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, किसका, वायर का, तो वो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का रेशियो है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं, इट हैज नो यूनिट और नो डायमेंशन, और इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा इज इक्वल टू जो लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी, और फिर नेगेटिव साइन है। ठीक है, यानी जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वायर की लंबाई, ठीक है, वैसे वैसा उसका जो मोटाई है वो घटते जाएगा। ठीक है, तार का मोटाई है वो घटते जाएगा, तो ये एक दूसरे को अपोजिट हो रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, और ज़रा सा भी वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो के ऊपर, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, और इसका PDF में अभी बना करके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लिंक, आप वहाँ से डायरेक्ट इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा सब, और हो सकता है कि ये एग्ज़ाम में यदि यहाँ से कुछ दे दे तो आपको याद रहेगा, तो आप आराम से लिख सकते हैं। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है,
और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। तो बस अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।